हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स अड्डा चैनल। टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्या फर्स्ट ईयर के लिए समकालीन भारत एवं शिक्षा, जो आपका पहला पेपर है कोर कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं E101, ये इसका कोड नंबर है। ठीक है ना, इस सब्जेक्ट का कोड है। इस पे हम चर्चा करेंगे। इस पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा फर्स्ट ईयर का। ये जो जितने लोग बीएड कर रहे हैं, जितने लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा पर आधारित इम्पोर्टेंट यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पे हम बात करेंगे आज। ठीक है, इसमें आपको मॉडल पेपर के साथ साथ जो पिछले साल के प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित, यानी जो आपका नया पैटर्न है उस पर देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है क्या है, यूनिट फर्स्ट, यानी कई टाइप के जो है आपके यूनिट, लगभग जो है 8 यूनिट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे वैसे हम सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपने सिलेबस देखा, सिलेबस देखिए। एजुकेशन इन इंडिया क्या है, क्या पढ़ा जाता है? वैदिक पीरियड पढ़ा जाता है, बुद्धिस्ट पीरियड और मेडिवल पीरियड। ये जो है फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि खंड अ जो पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय यानी कि बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका आंसर भी आपको बड़े फॉर्म में लिखने पड़ते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपसे देखिए, 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना फिक्स है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इन 10 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे, ये आपको बताना है। प्राचीन जो भारत था उसमें शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था और आदर्श क्या थे, वे हमारे देश की वर्तमान शिक्षा के लिए कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि उन रूल को यदि आज के वर्तमान शिक्षा में हम शामिल करें तो हमारा शिक्षा का लेवल कहाँ तक जा सकता है, कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके आंसर क्या क्या लिखेंगे आप? चलिए आइए बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा के उद्देश्य थे एवं आदर्शों के संदर्भ में डॉक्टर एस अल्तेकर, ये जो हेडिंग हम कर रहे हैं इसको आप याद रखिए। नाम जैसे थोड़ा बहुत नाम याद रखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी, क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से लिख पाओगे। डॉक्टर एस अल्तेकर ने लिखा है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं कर्तव्य पालन की भावना का समावेश जो है, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार आदि प्राचीन भारत की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के आदर्श कहे जाते हैं। मात्र 10 मिनट लगेगा, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ी सी आप हमारे साथ बने रहे, क्या क्या आपको कैसे कैसे लिखना है। ये तो आपने इसका उत्तर लिख लिया, बट इसमें होगा क्या कि आपको इसके बारे में पूरे उद्देश्य और कार्य लिखने थे, आदर्श लिखने था। तो देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा के जो उद्देश्य और आदर्श है वो क्या है। तो देखिए पहला उद्देश्य था उसका पावन व पवित्र विकास की भावना। पावन व पवित्र भावना का विकास कैसे होता था? प्राचीन काल में शिक्षा मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाती थी। मानव का जीवन बहुत सरल, स्वाभाविक, शुद्ध तथा पवित्र था। सत्य या ब्रह्म अथवा मोक्ष की खोज जीवन का लक्ष्य था। अतः मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। समाज भी धर्म प्रधान तथा धर्म ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन था। इसलिए विद्यालय का वातावरण पूर्णतः धार्मिक भावनाओं पर आधारित रहता था। ठीक है ना, यानी पहले ज़माने के जो शिक्षा की पद्धति थी उसमें जो है क्या था, वातावरण क्या था उसका, उस विद्यालय का वातावरण कैसा होता था, पूर्णतः धार्मिक भावनाओं पर आधारित रहता था। तो इससे हमें क्या मिलती है? मन की शांति मिलती है, यानी हमें इस समय भी इसका लाभ मिल सकता है। चरित्र निर्माण, दूसरा चरित्र निर्माण है। तो प्राचीन काल शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। चरित्र का निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, सदाचार व उच्च विचार आदि का पालन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी। ठीक है, थर्ड क्या है? व्यक्तित्व का विकास।
थर्ड क्या आपका व्यक्तित्व का विकास। तो प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत था। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। छात्रों में आत्मविश्वास, अपने को जानना, आत्मसम्मान तथा आत्मानुभूति आदि गुणों का विकास किया जाता था। इसके लिए छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने विवेक का प्रयोग करें और स्वयं को पहचान सके। चौथा है आपका नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन, यानी वैदिक शिक्षा जो थी पहले की, उसमें नागरिक व सामाजिक कर्तव्य का पालन किया जाता था। तो इस पर चर्चा कर ले हम। तो प्राचीन काल में छात्रों में आदर्श नागरिक बनने की व आत्म केंद्रित जीवन की भावना का विकास किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ पालन के कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाता था, जिससे छात्र समाज में प्रवेश करके अपना जीवन सुखी बना सके, परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व समझ सके तथा सामाजिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सके। अतः सेवा संबंधी कार्य जैसे स्त्री, बच्चों व वृद्धों की सेवा सहित समाज में सेवा करना, पितृ व गुरु सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दिन दुखियों की सहायता आदि छात्रों की दिनचर्या में सम्मिलित रहते थे। यानी उस जमाने के छात्र, यानी प्राचीन काल में जो छात्रों का आदर्श था, वो सबकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वो लोग किसी की सेवा कर, आज के डेट में तो जो कोई मर रहा है रोड पे, उसको लोग छोड़ देते हैं, शायद ही कोई जाता है उठाने के लिए। ठीक है, अब पांचवा है सामाजिक कुशलता की उन्नति। सामाजिक कुशलता की उन्नति क्या है कि इस काल में गुरुकुलों के अंतर्गत छात्रों को जीविकोपार्जन संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, जिससे वे अपने भावी जीवन को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो सके, और इसलिए विभिन्न व्यवसायों में से वे अपने परिवार के व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करते थे। इस प्रकार शिक्षा सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यवहारिक थी और वह किसी न किसी व्यवसाय से संबंध होती थी। कहने का मतलब यह है कि जो लोग, जैसे मान लीजिए कोई यदि दर्जी का काम कर रहा है, तो उसके यदि पिताजी दर्जी के काम कर रहे हैं, तो बच्चा भी दर्जी का काम सीख लेता था और उसी में वो जो है अपनी व्यवसाय कुशलता पर प्राप्त करता था। परिवार के जो सैद्धांतिक नियम थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज की जो है ये नियम बदल चुका है। ठीक है ना, आज के डेट में पैसा लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर किस काम में ज़्यादा पैसा है, उसी काम को किया जाए। ठीक है, तो ये थे इसके पांचवा। अब बात करें हम छठवें की, तो छठवां इसका क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत का संरक्षण एवं प्रसार करना। तो राष्ट्रीय जो संस्कृत है, यह प्राचीन शिक्षा की एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। छात्रों को राष्ट्रीय संस्कृत से परिचित कराया जाता था, जिससे वे उसके संरक्षण में सहायक हो सके। इस कार्य को केवल उच्च कोटि के शिक्षक ही संपन्न कर पाते थे और उनके द्वारा इसी ध्येय से छात्रों में स्वाध्याय की आदत डाली जाती थी, यानी अपने से पढ़ने की आदत डाली जाती थी। अब सातवां है आपका चित्रवृत्तियों का निरोध। ये क्या है, तो विद्यार्थी की चित्रवृत्तियों का निरोध भी इस धर्म में किया जाता था। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है। ठीक है, अतः योग पर विशेष बल दिया जाता था। इसलिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर आर के मुखर्जी, इनका याद रखिए, डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध अथवा मन से उन सब का निषेध था जिसके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता था। ठीक है, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध का मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा मन विचलित नहीं होता, शांत हो जाता है। ठीक है, अब बात करें आठवें की, तो आठवां है ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल। छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश प्राचीन काल में किया जाता था और संसार से व्यक्ति को मुक्ति पर बल दिया जाता था। सा विद्या विमुक्ते, अर्थात व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से क्या करे, सराबोर हो। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्रों को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। अतः प्राचीन शिक्षा के इन उद्देश्यों की प्राप्ति का तात्पर्य वास्तविक मनुष्य अथवा संपूर्ण मनुष्य को पूर्ण बनाना रहा है और आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान के लिए छात्रों को तैयार किया जाता था, जिससे विद्या से उनका लौकिक व पारलौकिक विकास हो सके। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के शब्दों में हम कहें तो हम भारतवासियों को अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए और उसे अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये 2-3 नाम हैं, इनके ज़रूर याद रखें और ये 8
टोटल लाभ थे। आप प्राचीन काल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा की, उसको आप याद रखें। अब देखिए आधुनिक समाज के लिए ग्रहणी तत्व क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि आधुनिक समाज में जो है हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, उन चीज़ों से सीख सकते हैं। तो वर्तमान में शिक्षा गुणात्मकता की तुलना में परिणात्मक अधिक है। आज गुरु व शिष्य के संबंध अत्यंत नीरस व शुष्क परिलक्षित होते हैं। आज छात्र अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक शिक्षा छात्रों को जीवन के मूल्यों और आदर्शों को नहीं सिखाती। इसके लिए प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को पुनः यथावत लागू करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन शिक्षा में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनको आधुनिक शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ चुके हैं, आप जानते भी हैं, ठीक है ना। अब इसमें आदर्शवादिता कैसे हम इंक्लूडेड कर सकते हैं, तो हम आज भी धर्म, ईश्वर, निष्काम, कई प्रेम, साहित्य, प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग के महत्व को समझते हैं। धन की अपेक्षा चरित्र को, भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को, विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को बेहतर समझते हैं। इसलिए इस प्राचीन आदर्शवादिता को हमें स्थान देना चाहिए। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल ने भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि हम वैदिक कालीन शिक्षा की आदर्शवादिता को आधुनिक शिक्षा के एक मूल सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण तथा सादा भोजन और उच्च विचार को शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण उद्देश्यों में स्थान दे सकते हैं। दूसरा है कि अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आज शैक्षिक वातावरण तथा अनुशासनहीनता अत्यंत विषम व मुख्य समस्या है। देखिए, आपको कभी भी आंसर लिखना है तो आप हेडिंग याद कीजिए, उस हेडिंग के हिसाब से आप लिख सकते हैं अनुशासन, कैसे छात्रों को अनुशासित किया जा सकता है और गुरु और शिष्य में कैसे संबंध बनाए जा सकते हैं। आप इस पे अपनी विचार लिख सकते हैं, बस यही आपको लिखना है। तो देखिए, आज शैक्षिक वातावरण तथा अनुशासनहीनता अत्यंत विषम व मुख्य समस्या है। इसका मुख्य कारण गुरु शिष्य के मध्य पहले जैसे संबंधों का न होना है। छात्र शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं जब छात्र और शिक्षक में परस्पर स्नेह और सम्मान की भावना होगी। इसके लिए हमें गुरु शिष्य संबंधों को सुधारने के प्रयत्न करने होंगे, यानी तभी छात्र जो है आपसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है जब आप और वो छात्र क्या करें, एक जो है सम्मान पूर्वक हो, दोनों एक दूसरे को सम्मान करें, तब जो है जाके छात्र कुछ आपसे सीख सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि छात्र ही सम्मान करे और टीचर सम्मान ना करे तो बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। ऐसा भी ना हो कि टीचर सम्मान करे और छात्र सम्मान ना करे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, कभी नहीं सीख सकता है वो छात्र। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे हम, तो थर्ड है आपका शांत वातावरण। वर्तमान में अधिकांश विद्यालय नगरों में होने के कारण छात्रों के मानसिक विकास पर विपरीत असर पड़ रहा है। वे विवादों, राजनीतिक कुचक्रों और अवांछनीय प्रवृत्तियों में फंस रहे हैं। इसके लिए हमें प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के समान विद्यालयों का निर्माण नगरों की गंदगी और कोलाहल से दूर किसी शांत, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और प्राकृतिक वातावरण में करना चाहिए। और अध्ययन के विषय क्या है कि संस्कृत भाषा और साहित्य में शामिल शांति, मानवता और विश्व भ्रातृत्व की भावना को महत्व दिया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा के पठन पाठन को महत्व देना चाहिए। आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्कर्ष में योग देने वाले उन सभी तत्वों पर जोर दिया जाना चाहिए जो वैदिक पाठ्यक्रम में रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल्स था। अब बात करें हम पांचवे की, तो पांचवा क्या है आपका, पांचवा विधि है शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत। प्राचीन शिक्षण विधि में शामिल श्रवण, मनन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद आदि के प्रयोग पर ध्यान देना आज भी उपयोगी है। इसके अलावा प्राचीन शिक्षण सिद्धांतों जैसे छोटी कक्षाएं, व्यस्त दिनचर्या, व्यक्तिगत ध्यान और अच्छी आदतों के निर्माण की आज भी आवश्यकता है। छठवां आपका सरल छात्र जीवन, यानी कि छात्रों का जीवन जो है सरल होना चाहिए। ठीक है, तो पुराने छात्रों की तरह आधुनिक छात्रों की भी जितना संभव हो सके उतना सादा व सरल जीवन बिताना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल के शब्दों में कहा जाए तो सिद्धांत रूप में हमें इतना मानना ही चाहिए कि आज भले ही सिर मुड़ने, लंगोटी बांधने तथा स्त्री जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बचकर रहने की तो आवश्यकता नहीं है,
लेकिन सादा और संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या तथा दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है। आप ऐसा कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है प्रश्न फर्स्ट के बारे में था, पहले प्रश्न के बारे में था, यानी कि प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था से हमें क्या क्या आज के आधुनिक युग में फ़ायदा हो सकता है और उस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या थी उस पर चर्चा कीजिए। तो आप हमने देखा सारी चीज़ें हमने चर्चा की यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर आपको कैसे लिखने हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा डिटेल्स में हम सेकंड वीडियोज़ में करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था की विस्तृत विवेचना कीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों को लिखिए। जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसकी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करना है और वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों को लिखना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगी होगी। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि बहुत से लोगों तक पहुंचाए। अभी आपके पास समय नहीं है, अभी आपका बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा जो है 2 साल की जो है बीएड, इस 2 साल वाले में जो आपका पर ईयर हो रही है, जो आपका पर ईयर हो रहा है उसके हिसाब से हम जो है यहाँ पर लेक्चर लेकर आ रहे हैं। तो अभी आपका एग्ज़ाम लगभग जुलाई में तय है, ठीक है। जुलाई में हो सकता है। अभी आपका जो है फॉर्म फिल किया जाएगा, बोर्ड फॉर्म फिल किया जाएगा जून में ही, इसी महीने में जो है आपकी बोर्ड फॉर्म फिल की जाएगी। तब तक आप तैयारी करते रहें, हमारे साथ जुड़िए। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और पूरे लेक्चर हम यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।